नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह चारण आरपीसी टॉपर के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाला था। आज के इस टॉपिक पे हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संकलन किया है। हमने उन प्रश्नों को छोड़ दिया है जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको ये पता चल जाए कि प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है या किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अपन आज के इस वीडियो में प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न देखते हैं। जैसे IAS 1997 में एक प्रश्न आया था, आज बीच में खालिस्तान द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह प्रश्न संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। प्रस्तावना जो मूल प्रस्तावना थी उसमें एक शब्द आता है, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006। तो ये जो खालिस्तान है इसमें ये प्रश्न आएगा। एबे सदे में से हमने एबे सदे हटा दिए हैं और केवल जो सही उत्तर है वही हमने लिखा है ताकि आपको एकदम सही उत्तर का ध्यान रहे, विकल्पों पे आपका ज़्यादा ध्यान न रहे। अगला प्रश्न था, 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। वस्तु स्थिति का मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारा देश कैसा था, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उस समय हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ध्यान रखिए, इसमें पंथ निरपेक्षता समाजवादी शब्द नहीं है क्योंकि ये शब्द 1976 में जोड़े गए थे। इसी तरह का एक प्रश्न आया था कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। हमें पता है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है, यानी संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी RS 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम क्या है, यानी हमें सही क्रमों का ध्यान रखना है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यहाँ लोकतंत्र की जगह जनवादी गणतंत्र लिखा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये क्रम से है या नहीं है। इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द सारे सही है लेकिन इनको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्वभौमिक सही है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद में प्रजातांत्रिक है। तो हमें इन शब्दों का क्रम ध्यान में रखना है। सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप पूरी की पूरी प्रस्तावना को रट लीजिए। आपके 5 या 7 क्वेश्चन उसमें से आराम से कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार 2010 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और हमें इसका पता है कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यदि इन तीनों में से कोई भी 2 भी लिखे हुए ऑप्शन में तब भी हमें लिखने हैं क्योंकि टोटल 3 शब्द लिखे गए थे। परीक्षा में 2 ही मान लो विकल्प में दिए हों, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, तो हमें सही करना है। लेकिन याद रखना है कि 3 शब्द जुड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसी प्रकार 2005 में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत में कहाँ लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत के संविधान में केवल प्रस्तावना में ये लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा 1975 में यही प्रश्न पहले पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है, इसलिए मैं ये प्रश्न डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है। जैसे 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, वो कौन सा शब्द है? तो ये 3 शब्द, पीछे वाला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये 3 शब्द हैं, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। ये उस समय नहीं थे 1975 से पहले। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, भारत किस प्रकार का राज्य है, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा है भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। ये भी BSc 97 में पूछा गया है। इसी प्रकार एक प्रश्न है कि भारत की संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना या आमुख, तीनों एक ही चीज़ है।
इनमें एक ही बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर एक वही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमें पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं? इसका उत्तर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ आपने देखा होगा कि एक ही चीज जो है वो बार बार पूछी जा रही है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? ये 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इन प्रश्नों के पैटर्न से हमें पता चल रहा है कि एक ही तरह के प्रश्न बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य है, या देखो यहाँ शब्द है आमुख, यानी आमुख आए, प्रस्तावनाएं या उद्देशिकाएं, उसका अर्थ एक ही है। का लक्ष्य उसके समस्त नागरिकों का क्या सुनिश्चित करना है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों ही एकदम सही विकल्प है। तो इसमें 4 शब्द दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, लेकिन हमें जो सही है वो चारों याद रखने कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है, विचार अभिव्यक्ति की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी बात करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रीट में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसको 2 तरीके से लिखते हैं, या तो उत्तर में होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर उत्तर होगा कि भारत में राष्ट्र का प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्यों? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग। लौकिक का मतलब होता है भारत में संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता में निहित है। उसका कारण ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान को लागू करने वाले भारत के लोग हैं, शक्ति देने वाले भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह प्रश्न भी पीएससी 2011 में पूछा है। इसका मतलब है सार्वभौमिकता, यानी किसी प्रकार का भेदभाव भारत में नहीं है। भारत के समस्त नागरिक जो हैं वो पूर्ण और समान माने गए हैं। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया है। इसका अर्थ है भारत में कोई भी राज्य का धर्म नहीं है, अर्थात राज्य अपनी तरफ से कोई धर्म नहीं थोपेगा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है और हम जल्दबाजी में लिख देते हैं क्योंकि आर्थिक न्याय की बात भारत करता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? धार्मिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, धार्मिक न्याय की बात नहीं करते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें कथन दिया गया है, हमने सही कथन लिखा है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 1950 में लागू नहीं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे भी बनता है प्रस्तावना। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की बजाय मूल अधिकारों के जो अनुच्छेद 32 है उसको भारतीय संविधान की मूल आत्मा। ऐसा ही एक प्रश्न और भी बनता है कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान के हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा था? उस समय के एम मुंशी जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो हमें डॉक्टर अंबेडकर को याद रखना है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है? एसआर बम्बई विवाद में उन्होंने इस चीज को बताया था। यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। एसआर यहाँ पे मुंबई लिखा है लेकिन एसआर बोम्मई व्यक्ति जो है, ये प्रश्न
काफ़ी किताबों में गलत प्रिंट होता है। एसआर मुंबई नहीं है, एसआर बॉम्बई है, जो कि एक व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक रचना का भाग स्वीकार किया था? केशवानंद भारती विवाद में भी उन्होंने कहा था कि ये भारतीय संविधान की मौलिक रचना है। भारतीय संविधान में उद्देश्य में आर्थिक न्याय संबंधित किया गया है। ये प्रश्न भी 2013 के अंदर पूछा गया है कि आर्थिक न्याय कहाँ है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ मिलती है, यानी प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है वो कहाँ कहाँ है। तो वो मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और मौलिक अधिकारों के कर्तव्यों में है। ये प्रश्न भी यूपीएससी 2004 में पूछा गया था। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है यानी प्रदर्शित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना वाले चैप्टर में हमने सबसे पहली बात यही बताई थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये इसलिए होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो इसमें देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, उसका विचार लिया गया है। अमेरिका पहला लोकतंत्र है जहाँ पे लिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन में जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, लेकिन अमेरिका का संविधान लिखित है, वहाँ पे प्रस्तावना भी है। तो प्रस्तावना लिखने का विचार हमने वहाँ से लिया। दूसरी बात, हमने भाषा जो है संविधान की प्रस्तावना की वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो कई बार क्या होता है कि अमेरिका यदि विकल्प में नहीं हो तो हमें वहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखना है, यदि ऑस्ट्रेलिया विकल्प में नहीं हो तो हमें वहाँ अमेरिका लिखना है। और इन दोनों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि विचार अमेरिका से लिए गए हैं और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये प्रश्न भी IAS 2015 में पूछा गया है और बहुत बार यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।